इफ यू वांट टू बिकम ए गुड डेवलपर, वेरी गुड डेवलपर, बेसिक्स की से ही नॉलेज होना काफी जरूरी है, ताकि यू कैन राइट फुली ऑप्टिमाइज्ड कोड, रोबस्ट कोड। ये लिखने के लिए ये सारी बेसिक्स की जानना बहुत जरूरी है। हेलो गाइस, होप यू आर ऑल गुड। तो आज के वीडियो जो है वो पिछला वाला जो वीडियो है उसका कंटिन्यूएशन है। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे हाउ ए कंप्यूटर और ए प्रोसेसर रन्स ए प्रोग्राम, किस तरीका से प्रोग्राम चलाती है एक सीपीयू है। और आज हम देखेंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है और किस तरीका से वो इंस्ट्रक्शन सेट में कन्वर्ट होती है ताकि सीपीयू उसको एग्जीक्यूट कर पाए, उन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर पाए। तो चलिए देखते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो मैं नेक्स्ट अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज की जो टॉपिक है वो शुरू करते हैं। तो आज के टॉपिक में हम क्या देखेंगे? आज के जो टॉपिक है वो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नाउ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? आपने सुना होगा कि सी, सी प्लस प्लस, PHP, जावा, C#, ऐसे बहुत तरह का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो व्हाट आर दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस? PHP, जावा, C, C++, etc. तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या है? ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिकली एक हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल मतलब जो एज ए ह्यूमन हम लोग को समझ में आती है पढ़ के। जब लैंग्वेज हम लोग पढ़ते हैं, जो कुछ प्रोग्राम हम लोग पढ़ते हैं, कुछ प्रोग्राम लिखा हुआ है, क्या उसके लॉजिक है, क्या लिखा हुआ है, वो हम लोग समझ सकते हैं। सो दैट इज वी कॉल इट एज एन हाई लेवल लैंग्वेज। और फिर एक कन्वर्शन प्रोसेस के थ्रू, ये जो यहाँ पे एक कन्वर्शन प्रोसेस के थ्रू जो हाई लेवल लैंग्वेज जो है ये मशीन लेवल लैंग्वेज पे कन्वर्ट होती है। मशीन लेवल लैंग्वेज क्या है? मशीन लेवल लैंग्वेज बेसिकली इंस्ट्रक्शन सेट्स, जो हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। मैं पिछले वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, अगर आपने देखा नहीं उसको देख लीजिए एक बार। जब ये इंस्ट्रक्शन सेट्स या मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाती है, तब सीपीयू इसको समझ सकती है और सीपीयू कैन एग्जीक्यूट इट। जो प्रोग्राम में हम लोग लिख के रखा वो एग्जीक्यूट होगा। सो हाई लेवल लैंग्वेज भी दो तरह का होता है। एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज और एक कंपाइल्ड लैंग्वेज। इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस आर इंटरप्रेटेड बाय इंटरप्रेटर, एंड जो कंपाइल्ड लैंग्वेज होता है दोज आर कंपाइल्ड बाय कंपाइलर। नाउ ये इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर क्या है? दीज आर ऑल्सो सॉफ्टवेयर जो पहले से बना हुआ है, जो जिसने ये वो लैंग्वेज को डेवलप किया या लैंग्वेज को बनाया, उन्होंने ही उसका इंटरप्रेटर या जो कंपाइलर वाला जो सॉफ्टवेयर है उसको भी बनाया। तो ये एक रेडीमेड सॉफ्टवेयर है जो मिल जाती है हमको, एंड दैट ये इंटरप्रेटर और कंपाइलर वाला जो सॉफ्टवेयर है दैट हेल्प्स टू कन्वर्ट दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज टू एन मशीन लेवल लैंग्वेज, राइट? ये जो कन्वर्शन प्रोसेस है दो तरह का से कन्वर्ट हो सकता है, एक कंपाइल हो सकता है या एक इंटरप्रेट हो सकता है। कंपाइल्ड लैंग्वेज भी दो तरह का होता है ब्रॉडली। एक प्री कंपाइल्ड होती है और एक जस्ट इन टाइम कंपाइल्ड होती है। अभी मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा कि ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज जो है वो किस तरीका से इंटरप्रेट होता है, जो लैंग्वेज कंपाइल होता है वो किस तरीका से कंपाइल होता है, और प्री कंपाइल्ड लैंग्वेज क्या है एंड जस्ट इन टाइम कंपाइल्ड लैंग्वेज क्या है, किस तरीके से काम करते हैं। चलिए लेट्स क्लियर दिस आउट। तो पहले हम देखते हैं
इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस आर काफी सिंपल है। इसमें क्या है कि इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, ये जैसे पीएचपी है हमारे पास, पाइथन है, रूबी है, और भी बहुत तरह का लैंग्वेजेस है एटसेट्रा। क्या होता है, एक सिंपल सा एक ये हम लोग सिंपल तरीका से प्रोग्राम लिखते जाते हैं एक फाइल में, या अलग 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 कोई भी फाइल हो सकता है, कितनी भी अलग अलग फाइल हम लोग बना सकते हैं, ऐसे सब प्रोग्राम लिख सकते हैं। और एक्चुअली इसके अंदर सब अलग अलग, मतलब अलग अलग फाइल में हम लोग क्यों बनाते हैं, जब प्रोग्राम बड़ी हो जाती है तो फंक्शनलिटी के हिसाब से हम लोग उसको छोटे छोटे फाइल में स्प्लिट करके रखते हैं, मतलब उससे रीडेबिलिटी बढ़ता है, या जो मेंटेन कर रहे हैं कोड वो मतलब उसका जो अ, हम लोग जो कोड मेंटेन कर रहे हैं वो ऑप्टिमाइज्ड होता है, प्रॉपर तरीका से एक सजा के रखते हैं, ढूंढने में ईज़ी होता है कोड, तो इस तरीके से हम लोग स्प्लिट करते हैं। तो जब अलग-अलग फंक्शनैलिटी, जैसे यहाँ पे मेरे को कुछ कोड चाहिए जो ये फ़ाइल के अंदर लिखी हुई है, तो हम उसको ऐसे रेफ़र कर सकते हैं। इसके अंदर यहाँ पे अगर कुछ कोड है, मुझे अगर यहाँ पे चाहिए तो आई कैन रेफ़र इट हियर, तो इस तरीक़ा से बेसिकली चलते रहता है ये। तो ये गया हमारा सोर्स कोड, ये हुआ हमारा सोर्स, जो कि एक हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया एंड वी कैन अंडरस्टैंड इट एज़ अ ह्यूमन। नाउ क्या होता है कि इसको जब चलाना होता है, तो हम लोग इसको डायरेक्ट नहीं चलाते। हम क्या करते हैं, जो लैंग्वेज पे ये कोड लिखा हुआ है, उस लैंग्वेज का जो इंटरप्रेटर है, वो वाले सॉफ्टवेयर को हम लोग चलाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, वी रन और एग्जीक्यूट द इंटरप्रेटर ऑफ दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज। हर एक लैंग्वेज का उसका अलग-अलग इंटरप्रेटर है। वो सॉफ्टवेयर हमको डाउनलोड करना रहता है, वो सॉफ्टवेयर हमारे पास होना चाहिए, नहीं तो इसको हम चला नहीं पाएँगे, एग्जीक्यूट नहीं कर पाएँगे। इंटरप्रेटर का काम क्या है? वो जैसे समझ लीजिए ये मेरा प्रोग्राम का स्टार्टिंग पॉइंट है ये वाला, हाँ? तो वो एक-एक लाइन को रीड करते रहेगा और फिर कन्वर्ट इनटू मशीन कोड या इंस्ट्रक्शन जनरेट करेगा उसका, उसको मेमोरी में डालेगा और फिर अ, प्रोसेसर, जो हमारा सीपीयू या प्रोसेसर जो है, वो उसको मेमोरी से रीड करेगा और एग्ज़ीक्यूट करेगा, जो भी इंस्ट्रक्शंस में लिखा हुआ है। तो ये बेसिकली लाइन बाय लाइन चलते रहते हैं। कहीं पे भी प्रोग्रामिंग पे अगर कुछ एरर आ जाती है, कोई भी लाइन पे, तो ये हम लोगों को पहले से पता नहीं रहता है। ये बेसिकली चलते-चलते बताएगा कि तुम्हारे यहाँ पे तुम्हारे प्रोग्राम पे कुछ एरर हो गया, तो पहले से पता नहीं चलता है। और जो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, वो जैसे आपको पता चल रहा है, एक-एक लाइन मशीन कोड में कन्वर्ट हो रही है, तो ये टेक्स टाइम। हुँ? ये स्लो भी कंपेयर्ड टू कंपाइल्ड लैंग्वेज, ये थोड़ा स्लो भी है। ये एकदम आपको समझ में आ रही होगा। तो दिस इज़ हाउ एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज वर्क्स। तो ये जो यहाँ पे जो की थिंग है, वो है इंटरप्रेटर। ये इंटरप्रेटर वाला हमारा ये वाला जो लैंग्वेज है, इसको हम चला नहीं सकते, तो इंटरप्रेटर वाला सॉफ्टवेयर हमको चाहिए, राइट? सो दिस इज़ हाउ एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज वर्क। नाउ इसको क्लियर करते हैं, हम लोग देखते हैं कंपाइल्ड लैंग्वेज किस तरीके से काम करती है ना? कंपाइल्ड लैंग्वेजेस में हमारे पास क्या-क्या है? हमारे पास सी है, सी प्लस प्लस है, जावा है, अ, सी शार्प है, ऐसे और भी है एटसेट्रा। ये कॉमन कॉमन लैंग्वेजेस है। कंपाइल्ड लैंग्वेज में क्या होता है, इसका जो प्रोसेस है, इसका प्रोसेस थोड़ा अलग है। वहाँ पे जैसे इंटरप्रेटर था, यहाँ पे क्या होता है, हमको जो सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत होती है, उसका नाम है कंपाइलर। उसके पहले एक आती है प्री प्रोसेसर। प्री प्रोसेसर हर एक लैंग्वेज पे प्री प्रो प्री प्रोसेसर
प्री प्रोसेसर हर एक लैंग्वेज पे नहीं होती है, जो लैंग्वेज पे इसकी काम है वहीं पे हमको ज़रूरत होता है। कंपाइलर हर एक लैंग्वेज में होता है। उसके बाद एक होता है असेंबलर और एक हमारे होता है लिंकर और एक हमारा होता है लोडर। ये सब अलग-अलग छोटी-छोटी सॉफ्टवेयर है। दीज़ आर ऑल डिफरेंट सॉफ्टवेयर। अगेन ये सॉफ्टवेयर कौन बनाती है? दीज़ आर ऑल सॉफ्टवेयर, है ना? तो हू बिल्ड दिस सॉफ्टवेयर? अगेन जो लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, वो लैंग्वेज जिन्होंने बनाया, जो ऑर्गेनाइज़ेशन बनाया, उन्होंने ये सारी सॉफ्टवेयर बना दी है। तो ये सॉफ्टवेयर की एक-एक जो पार्ट है, इसकी काम क्या है और किस तरीक़े से एक हाई लेवल लैंग्वेज लाइक सी, सी प्लस प्लस किस तरीक़े से मशीन लेवल कोड में कन्वर्ट होती है और फिर चलती है। लेट्स लुक एट दैट। चलिए इसको हम लोग क्लियर कर देते हैं। तो जैसे इंटरप्रेटेड लैंग्वेज में हमारे सोर्स फाइल रहती है, यहाँ पे भी ऐसा है, हमारा सोर्स फाइल रहती है। वैस जिस तरीक़े से इंटरप्रेटेड फाइल में अलग-अलग हम लोग सोर्स फाइल में उसको कर सकते हैं हम लोग। वैसे ये वाली कंपाइल्ड लैंग्वेज में भी अलग-अलग फाइल में इसको हम अरेंज करके रख सकते हैं। बेस्ड ऑन द सेम नीड बेसिकली उसको अरेंज करके ठीक से उसको रखना है छोटा-छोटा मॉडल के बनने में। वही जैसे पहले बताया कि इसका कोड यहीं पे रेकॉर्ड होता है, इसका कोड फंक्शनैलिटी यहाँ पे रेफरेंस से चलते हैं। इसमें क्या होती है कंपाइल्ड लैंग्वेज में एडिशनल एक चीज़ है जिसको हम लोग बोलते हैं लाइब्रेरी। लाइब्रेरी क्या है? ये बेसिकली एक हमारे पास कुछ प्री डिफाइंड या प्री कंपाइल्ड हमारे पास कुछ प्रोग्राम्स होती है जो कि वो जो पर्टिकुलर लैंग्वेज है उनके जो डेवलपर है जो वो लोग ही बनाते हैं उनको। उसमें क्या रहते हैं कुछ फंक्शनलिटी पहले से प्रोग्राम किया रहता है, कुछ एक्सटेंसिव चीज़ रहती है जो कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है। जैसे मॉनिटर पे कुछ प्रिंट करना, कुछ नेटवर्क ऑपरेशन, नेटवर्क पे कुछ डेटा भेजना, कुछ जो टिपिकल हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट करना होता है, तो वो सब काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है कोड। तो ऐसा ज़रूरत नहीं है कि लाइब्रेरी यूज़ करना है, हम वो कोड हम भी लिख सकते हैं। पर बोलता है ना कि नो नीड टू रीइन्वेंट द व्हील। चक्का जो है एक बार हो गया, आविष्कार हो गया, तो उसको बार-बार नहीं करना है। तो क्यूरियोसिटी अगर आपको है, आप आगे जाके पढ़ सकते हो कि एकदम हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट करके कैसे कोड लिखते हैं, यू कैन डू दैट। बट कोई प्रोग्राम या कोई सॉफ्टवेयर जब हम लोग बनाते हैं, तो हमारे पास उतना टाइम नहीं रहता है कि वो सब एक्सटेंसिव फंक्शन को बैठे-बैठे लिखें। उतना टाइम हम लोग के पास नहीं रहता है, हम लोग के पास टाइमलाइन रहता है कि इतने टाइम के अंदर ये सॉफ्टवेयर को फिनिश करना है लिख के। तो इसीलिए हम लोग लाइब्रेरी यूज़ करते हैं। लाइब्रेरी क्या होता है अलग-अलग जैसे प्री कंपाइल्ड कोड रहते हैं जो कि पहले से कंपाइल किया हुआ रहता है। उसको वो जो लैंग्वेज जो बनाते हैं वही लोग बनाते हैं और उसको कंपाइल करके हम लोग को दे देते हैं। सब लाइब्रेरी फाइल का नाम होते हैं अलग-अलग। फॉर सिंप्लिसिटी हम लोग lib1, lib2, lib3 वैसे-वैसे करके लिखते हैं। ये हो गया मेरा लाइब्रेरी फाइल। तो लाइब्रेरी फाइल में क्या है? मशीन लेवल कोड है। अगेन कंपाइल्ड किया हुआ है पहले से। होता क्या है कि जब ये लाइब्रेरी के अंदर कुछ फंक्शनलिटीज जो है जब वो जो हमको क्या करना है हमारे कोड के अंदर यूज करना है तो हम लोग तो हाई लेवल लैंग्वेज पे लिखते हैं मतलब वी डोंट राइट द कोड्स इन मशीन लेवल लैंग्वेज। तो इसका कोड ये तो कंपाइल्ड है, लाइब्रेरी कंपाइल्ड है पहले से। इसको हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख नहीं सकते, मतलब एक्सेस नहीं कर सकते उसका कोड क्योंकि वो मशीन लेवल कोड है। देन हाउ डू यू डू इट? इसके लिए हमारे पास कुछ ये जो लाइब्रेरी है ये लाइब्रेरी के साथ एज एन अकम्पैनिड हमारे पास कुछ हेडर फाइल्स होता है या कुछ डेफिनेशंस फाइल, डेफिनेशंस भी हम लोग बोल सकते हैं। कोई कोई लैंग्वेज में इसको अ, ये भी बोलते हैं हेडर फाइल भी बोलते हैं। ये क्या है बेसिकली इसके अंदर ये जो ये जो लाइब्रेरी फाइल के अंदर जो कंपाइल्ड कोड है उसका हाई लेवल लैंग्वेज में जो उसका जो डेफिनेशंस है वो इसके अंदर रहती है। तो अगर लाइब्रेरी को मुझे यूज करना है तो मुझे ये सब फाइल को ये कोड के अंदर मुझे रेफर करनी होती है, इस फाइल को इंक्लूड करना होता है, जोड़ना होता है उसके अंदर। तब जाके मतलब जैसे मुझे एक एग्जांपल दे रहा हूँ।
स्क्रीन में मुझे कुछ प्रिंट करनी है। अगर हम लोग सी या C++, अगर यूज कर रहे हैं तो वहां पे हमारे प्रिंटफ करके हमारा एक फंक्शन है, काम करता है, दिखता है ऐसा इस तरीके से। इसका नाम है प्रिंटफ। हम लोग एज ए ह्यूमन इसको याद रख सकते हैं, पर ये तो एज ए प्रिंटफ लाइब्रेरी के अंदर नहीं है। इसके अंदर तो मशीन कोड है, ये कंपाइल्ड हो चुका है। तो ये प्रिंटफ की जो फंक्शन है, इसके अंदर जो भी कोड इसके अंदर लिखा गया है, जो भी जितनी सारी कोड है, सारा का सारा कंपाइल होके ये लाइब्रेरी के अंदर घुस के बैठा हुआ है। तो वी डोंट नो, अगर लाइब्रेरी फाइल के अंदर प्रिंटफ करके कुछ लिखा नहीं है, लेकिन अगर मुझे मेरे कोड के अंदर करना है कि स्क्रीन में कुछ प्रिंट करना है, तो आई नीड टू राइट के भाई हाँ, मुझे स्क्रीन के अंदर ये प्रिंटफ करके इसके अंदर मुझे कुछ भी लिखना है, स्क्रीन के अंदर ही लिखना है। तो ये प्रिंटफ का रेफरेंस तो कहीं पे हमको चाहिए। तो ये प्रिंटफ की रेफरेंस जो है, ये यहाँ पे ये जो डेफिनेशन या हेडर फाइल जो है इसके अंदर रहती है, ताकि हमारा जो कंपाइलर है वो नेक्स्ट स्टेप में जा पाए। नहीं तो फिर कोई भी फंक्शन हम लोग जब यहाँ पे कोई भी फंक्शनलिटी लिखते हैं, वो उसका जो हाई लेवल कोड है, मशीन मतलब जो ह्यूमन समझ सकती है, वो पहले वो ढूंढेगा कंपाइलर के वो कहाँ है, बाद में वो मशीन लेवल में कन्वर्ट करेगा। तो ऐसे हमारा सोर्स फाइल बनती है, और दीज आर द लाइब्रेरीज। अच्छा, इसको क्लियर कर देते हैं, दिस इज नॉट अ नीड। अभी क्या होता है कि ये गया मेरा सोर्स गया, ये दिस लाइक बिकम्स आवर सोर्स, है ना। इसके बाद जो आता है वो आता है हमारा प्री प्रोसेसर। जैसे अब मैंने बताया, तो प्री प्रोसेसर हर एक लैंग्वेज पे तो नहीं आता है। जो लैंग्वेज पे प्री प्रोसेसर्स होती है, वो उसका काम क्या है, प्री प्रोसेसर या उसका प्री प्रोसेस करना होता है। मतलब मेन प्रोसेस करने के पहले कुछ करना। वो क्या करता है कि ये जो डेफिनेशन फाइल्स मैंने आपको बताया ना, वो डेफिनेशन फाइल्स के अंदर जो कोड वगैरह है, वो कोड को लाके एक्चुअली जो हमारा सोर्स फाइल है उसके अंदर जहां पे जो भी कुछ भी हमने यूज किया उसको वहां पे चिपका देते हैं, उसको लाके वहां पे बिठा देते हैं, ताकि कंपाइलर को हमारे सोर्स कोड के अंदर कंपाइलर इतना ही देखेगा, उसके अंदर कंपाइलर को मिल जाए। तो ये प्री प्रोसेसर की काम है। और भी कुछ प्री प्रोसेसर की काम है, जब प्री प्रोसेसर हम लोग डिटेल में देखेंगे सी में या कोई लैंग्वेज में आगे, तब जाके उसके बारे में बात करेंगे। तो अभी के लिए प्री प्रोसेसर का यही काम है, जो एक्सटर्नल जो कोड रेफरेंस हमारे पास है, वो कोड को लाके वहां पे बिठा देते हैं, जो हाई लेवल जो कोड है। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है कंपाइलर। ये सब अलग अलग सॉफ्टवेयर, जैसे मैंने आपको बताया। कंपाइलर की काम क्या है, ये जो कोड है हमारा, जो सोर्स कोड है, ये वाली जो सोर्स कोड है हमारा, ये सोर्स कोड को फर्दर एक कोड में कन्वर्ट करना। फर्दर एक कोड में कन्वर्ट करना मैं जब बता रहा हूं, क्योंकि मैंने प्रीवियस स्टेप में आप बताया था कि दो तरह का कंपाइलेशन होता है। एक तो लैंग्वेज पूरा का पूरा प्री कंपाइल्ड रहती है, और एक जस्ट इन टाइम कंपाइल होती है। इन केस ऑफ फुल्ली कंपाइल्ड लैंग्वेज है, मतलब प्री कंपाइल्ड लैंग्वेज है, वो कंपाइलर सीधा जनरेट करती है असेंबली लैंग्वेज। ये असेंबली लैंग्वेज क्या है, ये भी एक तरह का लैंग्वेज है। ये बेसिकली दिस इज नॉट एज मच एज रीडेबल लाइक C++, जो हाई लेवल लैंग्वेज है, उतना रीडेबल तो है नहीं, पर फिर भी इसको देख के हम लोग समझ सकते हैं हो क्या रहा है। थोड़ा कॉम्प्लेक्स तो है ही। इसके लिए क्या आता है कि उससे भी थोड़ा ज्यादा जो लैंग्वेज समझ में आती है देख के, C++, उसमें हम लोग लिखते हैं, ना कि असेंबली में लिखते हैं। लेकिन असेंबली में भी हम लोग डायरेक्टली कोड लिख सकते हैं, दैट इज ऑल्सो एन ह्यूमन रीडेबल, इंग्लिश में ही होता है। फिर क्या आता है, फिर इसके बाद आता है असेंबलर। असेंबलर क्या करता है, ये जो कोड है इसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करती है। क्या हो जाता है हमारा ऑब्जेक्ट कोड। ये बेसिकली लगभग अभी मशीन जो इंस्ट्रक्शन सेट है वहां पे उस तरह का फॉर्मेशन मतलब होने लगा है हमारा जो सोर्स कोड था धीरे धीरे। अभी इसके बाद क्या काम आता है, इसके बाद लिंकर की काम आती है।
लिंकर क्या करता है, अभी यहाँ पे जितनी सारी, एक बार ध्यान दीजिए, यहाँ पे जितना सारा हमारा सोर्स कोड था, ये पूरा सोर्स कोड तो आके हमारा ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट हो गया है ना। अभी हम लोग क्या किए थे, लेते हैं, अभी हम लोग क्या किए थे, यहाँ पे बताया था ना कि ऐसे ऐसे अलग अलग जो बाहर एक्सटर्नल फंक्शन है उसको हम लोग यहाँ पे ऐसे ऐसे रेफरेंस लेके रखे थे। और हेडर फाइल में मैं क्या बताया था आपको कि खाली उसका वही लिखा हुआ है कि हाँ भाई हमारे पास प्रिंट एफ करके एक फंक्शन है, बट उसका जो एक्चुअल जो कोड है पूरा का पूरा कोड, कंपाइलर जब कंपाइल किया तो उसको पता है कि भाई हाँ मेरे पास ये प्रिंटफ करके एक फंक्शन है, ये हेडर फाइल के अंदर मेरे को मिला है और वो देखने में ऐसा है, और उसका जो अंदर का कोड है वो कहाँ पे रहेगा, वो क्या करेगा, लिंकर को तब पता चलेगा कि उसका जो एक्चुअल कोड है प्रिंटफ की वो हमारा ये लाइब्रेरी के अंदर है, समझ लीजिए। तो वो क्या करेगा, जैसे यहाँ पे मैं अगर ऑब्जेक्ट कोड को मैं विजुअलाइज करने के लिए सोचता हूँ, तो यहाँ पे जैसे जो भी हमारा कोड है वो समझ लीजिए कन्वर्ट हो गया। अभी यहाँ पे जो है समझ लीजिए कोई एक प्रिंटफ फंक्शन यूज किया हुआ है, तो वो क्या करेगा, वैसे लाइब्रेरी फाइल से उसको लाके उस कोड को वो यहाँ पे चिपका देगा, फिर आगे हमारा जो कोड है सोर्स फाइल में वो इस तरीके से चलते रहेगा। तो लिंकर का काम क्या है, लाइब्रेरी फाइल के अंदर जो भी कोड है उसको लाके ये इसके अंदर डालने का, और फिर फाइनल आउटपुट हमारा होता है एकदम जो मशीन कोड है, पूरा सारा का सारा इंस्ट्रक्शंस हमारे पास आ गया मशीन कोड, है ना। तो फिर हमको और अभी ये लाइब्रेरी फाइल का जरूरत नहीं, कुछ जरूरत नहीं, सब कुछ इसका जो कोड है सब मेरा पूरा मशीन कोड, सारा इंस्ट्रक्शंस मेरा प्रोग्राम का यहाँ पे आ गया। नाउ दिस आर ऑल इंस्ट्रक्शन सेट्स। तो ये मशीन कोड जो है इसका जो इंटरनल फॉर्मेट है, मतलब किस तरीके से मशीन कोड दिखता है, ये अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम की प्लेटफॉर्म में ये अलग अलग तरीका से होता है, उतना डेप्थ में हम लोग नहीं जाएंगे। जैसे आपको पता होगा विंडोज में EXE फाइल होती है, DLL फाइल होती है, लिनक्स में आउटपुट फाइल होती है, .o फाइल होती है, ऑब्जेक्ट फाइल होती है, .aso फाइल होता है, स्टैटिक ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी होती है। तो बाद में अगर जब प्रोग्रामिंग सीरीज में अगर जरूरत हुआ या कुछ मुझे कमेंट्स या रिस्पॉन्स मिला तब जाके हम लोग उसको लेकर बात करेंगे, पर ये यहाँ तक इतना समझ लीजिए हमारा फाइनल मशीन कोड जनरेट हो गया। अभी पूरा का पूरा इसके अंदर वो मशीन लेवल कोड है, ये जब ये प्रोग्राम को हम लोग चलाएंगे अभी काम आता है हमारा लोडर की। लोडर बेसिकली क्या है, लोडर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम की एक प्रोग्राम है, कोई भी विंडोज या लिनक्स जिसमें है, वो क्या करता है, वो बेसिकली ये जो हमारा ऑब्जेक्ट कोड है, जो फाइनल कोड है, उसको मेमोरी पे लोड करता है, पर्टिकुलर मेमोरी पे जगह वगह अलॉट करके मेमोरी के अंदर लोड करता है, और फिर सीपीयू को इंस्ट्रक्शन देता है कि इसको अभी तुम चला एग्जीक्यूट करो। तो ये हो गया हमारा लोडर का काम। तो हमारा प्रोसेस क्या हुआ, पहले हाई लेवल लैंग्वेज में हम लोग कोड लिखे विच इज कॉल्ड आवर सोर्स फाइल, जहाँ पे हम लोग कुछ बाहर लाइब्रेरीज का फंक्शनलिटी वगैरह कुछ अंदर हम लोग रेफर किए, यूज किए, पूरा सोर्स कोड हमारा हम लोगों ने बना लिए। उसके बाद जो भी लैंग्वेज C++, जावा, हम लोग जनरली बोलेंगे कोड को कंपाइल करते हैं नॉर्मली, जब देखेंगे आगे के कुछ कोड लिखा फिर उसको कंपाइल किया, पर एक्चुअली ये जस्ट कंपाइल नहीं होता है, इतनी सारी स्टेप होता है, हम लोग सिर्फ कंपाइलर को ही इन्वोक नहीं कर रहे, छोटा 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 अंदर ये सब प्रोसेस रहती है, सब सारी चीज होता है। पहले प्री प्रोसेसर आएगा, जो कि जो लैंग्वेज अगर उसमें अगर है तो प्री प्रोसेसर की तो प्री प्रोसेस करेगा, उसके बाद हमारा एक्चुअल कंपाइलर आएगा जो क्या करेगा, असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा हमारे कोड को, फिर असेंबलर आएगा, असेंबलर क्या करेगा, हमारे ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करेगा, उसके बाद लिंकर आएगा, लिंकर क्या करेगा, वो जो बाहर जो लाइब्रेरीज थे उसके अंदर से कोड उठा उठा के लाके जो भी फंक्शंस हम लोगों ने रेफर किए थे उसका जो पहले से तो कंपाइल होकर बैठा हुआ है वो, तो उतना पार्ट लाके हमारे कोड के अंदर पुश करेगा जहां जहां पुश करना है, और फाइनली एक फुल फ्लेजेड मशीन कोड बना के हमको देगा जहां पे हम लोग को उस लाइब्रेरी के साथ और कुछ रिलेशन नहीं है, तो पूरा मशीन कोड हम लोग को मिल गया। अभी उसको जब चलाना होगा, जो ऑपरेटिंग सिस्टम का लोडर जो सॉफ्टवेयर है वो क्या करेगा, प्रोग्राम को मेमोरी पे लोड करेगा, और इसके पहले वाला वीडियो देख लीजिए,
प्रोग्राम का चालू कैसे होता है शुरू से, प्रोग्राम काउंटर वगैरह हम लोग अभी पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे, तो उस तरीके से सीपीयू उसको एग्जीक्यूट करेंगे। नाउ ये हो गया हमारा जो फुल्ली प्री कंपाइल्ड लैंग्वेज होता है, जैसे सी है, सी प्लस प्लस है। अच्छा, जावा एंड सी शार्प इज नॉट फुली प्री कंपाइल्ड। ये क्या होता है, जस्ट इन टाइम कंपाइल होता है। जस्ट इन टाइम कंपाइल मतलब जब वो एक्चुअली चलता है सीपीयू में, उस टाइम पे इट गेट्स कंपाइल्ड पार्ट बाय पार्ट। उसमें सुविधा और असुविधा क्या है, एक तो दिस इज डेफिनेटली स्लोअर देन ए प्री कंपाइल्ड लैंग्वेज। प्री कंपाइल्ड में पूरा मशीन कोड हमारे पास है, बस उसको ऊपर मेमोरी में लोड करो और चलाओ, सीपीयू इंस्ट्रक्शन रीड करते रहेगा, सीपीयू काम करेगा। बट इन दिस केस पहले से ऐसे ही पूरा मशीन कोड में वो नहीं बनती, वो एक इंटरमीडिएट, एक बीच वाले एक जगह पे आके वो बैठे रहती है। फिर और एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम जस्ट इन टाइम कंपाइलर बोलते हैं, वो फिर प्रोग्राम जैसे जैसे एग्जीक्यूट होते जाता है, प्रोग्राम का जो जो पार्ट एग्जीक्यूट होते जाता है, सिर्फ उतना उतना पार्ट को वो कंपाइल करता है रन टाइम, जब प्रोग्राम चल रही है उसका मशीन कोड जनरेट करती है और फिर मेमोरी पे लोड करता है। वो हो गया जस्ट इन टाइम कंपाइलर का काम। इसमें स्लो क्यों होगा आपको पता ही चल रहा है, सोर्स कोड से पूरा का पूरा डायरेक्ट मशीन कोड में कन्वर्ट नहीं करना पड़ रहा है, वो एक स्टेप कर लेता है, एक इंटरमीडिएट एक जगह पे ला लेते, तो थोड़ा सा काम तो बच जाता है, लेकिन कोड को कंपाइल तो करना पड़ रहा है रन टाइम, तो डेफिनेटली स्लोअर देन फुली या प्री कंपाइल्ड लैंग्वेज जो है। अच्छा, लेट्स क्लियर दिस आउट और फिर हम लोग देखते हैं कि वो काम कैसे करते हैं, उसका स्टेप क्या है। जो जस्ट इन टाइम कंपाइलर है उसमें क्या है, सेम चीज है, जो हेडर फाइल, लाइब्रेरी फाइल जो भी दिखाया वो सब वहां पे है। खाली स्टेप क्या है, यहाँ पे हमारा सोर्सेज है, अलग 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 सब फाइल वाइल हमारा सोर्सेज है। सोर्स को क्या करता है, इसका जो कंपाइलर है वो असेंबली में नहीं करता है, वो कन्वर्ट करती है एक बाइट कोड में। कहीं कहीं पे इसको बाइट कोड बोलते हैं, जावा में इसको बाइट कोड बोलते हैं, सी शार्प में इसको इंटरमीडिएट लैंग्वेज बोलते हैं, आईएल बोलता है। माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज हमने सुना होगा, MSIL, तो इंटरमीडिएट कन्वर्ट करती है। ये बेसिकली इट इज नॉट एन मशीन कोड, कंप्यूटर इसको समझ नहीं सकता है। दिस इज नॉट द इंस्ट्रक्शन सेट जो कि एक्चुअली मशीन कोड है, तो यहां तक ये करके रखता है। अभी क्या होता है, इस कोड को अगर चलाना हमको होगा तो इट ऑल्सो लुक्स लाइक कि मेरा वो exe फाइल है, अगर विंडोज की हम लोग बात करते तो इट विल लुक लाइक एन exe फाइल, पर दैट इज नॉट द एक्चुअल इंस्ट्रक्शन। यहां पे क्या होती है कि जब इस फाइल को हम लोग चालू करेंगे, जो विंडोज का लोडर है, मतलब वो क्या करेगा, इस फाइल के अंदर ऐसे कुछ जो बाइट कोड या इंटरमीडिएट जो कोड है उसके अंदर हमारा सोर्स कोड तो कंपाइल होके रह गई, प्लस एडिशनल कुछ कोड भी, जैसे हम लोग यहाँ पे इसको अगर ड्रॉ करते हैं, समझ लीजिए ये हमारा बाइट कोड आया, ये पूरा समझ लीजिए सोर्स हमारा बाइट कोड में कन्वर्ट हुआ है ना, ये कन्वर्ट हो गया। अभी यहां पे कुछ एडिशनल कोड हमारा रहेगा, ये कौन डालेगा, ये जो कंपाइलर है ये डाल देगा। तब ये फाइल को जब भी हम लोग एग्जीक्यूट करने जाएंगे, पहले ये सब कोड लोडर ये सब कोड पहले देखेगा, और ये सब कोड में क्या लिखा हुआ रहता है, बेसिकली ये जो जस्ट इन टाइम कंपाइल्ड जो लैंग्वेज है उसका एक वर्किंग एनवायरनमेंट होता है, which in Java we called JVM, Java Virtual Machine। हमारा .NET माइक्रोसॉफ्ट के बारे में बात करें तो उसमें होता है CLR मतलब हो गया कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। ये सब अलग अलग सॉफ्टवेयर है, दीज आर ऑल सॉफ्टवेयर, JVM एक सॉफ्टवेयर है, CLR एक सॉफ्टवेयर है। तो यहां से क्या होगा, वो अगर जावा में है तो JVM या डॉट में है तो CLR, वो CLR को चालू कर देगा, मतलब एक सॉफ्टवेयर को चालू कर दिया, है ना। तो हमारा कोड अभी नहीं चालू हुआ, तो लोडर क्या किया, जाके इस जिसको जो मैंने एग्जीक्यूट किया, लोडर क्या किया, हमारा जो OS में जो लोडर है वो जाके पहले लाइन को रीड किया और देन मेरा CLR चालू हो गया यहाँ पे।
CLR का क्या करेगा, CLR अभी एक एनवायरनमेंट बनाया देगा। मतलब एनवायरनमेंट मतलब आप हम लोग इसको विजुअलाइज कर सकते हैं काइंड ऑफ एक कंटेनर करके ये कर सकते हैं, मतलब हम लोग उसको विजुअलाइज कर सकते हैं एक एनवायरनमेंट। उसके अंदर वो सारे मेमोरी मेमोरी ये वो सेटअप वेटअप करना सारे उसके अंदर वो चलते रहेगा। और ये जो जीट कंपाइलर है, जस्ट इन टाइम कंपाइलर, इसको भी सीएलआर इन्वोक कर देगा। और फिर सीएलआर बोलेगा जीट को कि तुम अभी एक्चुअल जो मेरा प्रोग्राम का स्टार्ट पॉइंट है, तुम यहां से तुम तो समझ लीजिए हमारा जीट यहाँ पे बैठ गया है। ये जो एनवायरनमेंट है ये सीएलआर भी हो सकती है, जेवीएम भी हो सकती है, हाँ, और भी कुछ है। तो अभी जीटी एनवायरनमेंट का दर चालू हो गया। वो क्या करेगा, हमारा जो प्रोग्रामिंग का पहले वाला लाइन है वहां से रीड करते रहेगा और इसको मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा इंस्ट्रक्शन सेट में। फिर वही प्रोसेस मशीन कोड चला जाएगा हमारा किसमें, मेमोरी में चला जाएगा। और जो हमारे जो ACLR या JVM जो एनवायरनमेंट है यही सब मैनेज करेगा। वो बेसिकली मशीन कोड को फिर मेमोरी पे लोड कर देगा और फिर वो प्रोग्राम काउंटर हमारा जो है CPU का उस तरीके से सेट करेगा और हमारे मेमोरी पे जो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस लोड हुआ वो इंस्ट्रक्शन चलते रहेगा। अभी जीट का सुविधा यही है, हमारे पास अगर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होगा, एक सॉफ्टवेयर में हम लोग बहुत कुछ बना सकते हैं ना, बहुत फीचर सॉफ्टवेयर में बहुत सारे फीचर है। पर मैं जब एक सॉफ्टवेयर चला रहा हूँ नॉट नेसेसरी मैं उसका सारा फीचर यूज कर रहा हूँ। जैसे अगर हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में बात करें, तो जब हम लोग वर्ड चलाते हैं तो वर्ड चालू हुआ, आपने देखा होगा। ये एक गेम के बारे में बात करते हैं, कोई मोबाइल फोन में गेम के बारे में बात करते हैं, तो गेम में क्या बहुत कुछ होता है क्या, तो हम क्या हमेशा वो सारे फीचर को यूज करते हैं? नो, वी डोंट डू दैट। कोई फीचर को हम लोग यूज करते हैं हमेशा। हर बार एक गेम चालू किया, हर एक फीचर को यूज किया, हर एक कोने पे गेम का गया, हर एक बटन पे क्लिक किया, हर एक चीज किया। नो, नॉट लाइक दैट। इसमें क्या होता है, जो इंस्ट्रक्शन सेट की साइज है, जैसे पूरा का पूरा सोर्स कोड को हम प्री कंपाइल कर लेंगे तो उसका जो फाइल की साइज है वो काफी बड़ी होगी, वो सारा इंस्ट्रक्शन सेट उसमें आएगा। इसमें क्या मेमोरी में उसका जगह ज्यादा लेगा क्योंकि वो पूरा का पूरा उसको मेमोरी में लोड करना है। लेकिन जिट के टाइम में क्या है, वो पूरा जो बाइट कोड है उसको, जो इंटरमीडिएट जो कोड है उसको वो कन्वर्ट नहीं करेगा। हमारा प्रोग्राम का जितना पार्ट एग्जीक्यूट होने जा रहा है उसके लिए जितना कोड को कन्वर्ट करने उतना ही कोड कन्वर्ट करेगा और फिर वो मेमोरी पे डालेगा, तो मेमोरी पे लोड कम होगा, है ना। और ये थोड़ा इंटेलिजेंट भी है जो जीट है। वो क्या है, वो देखेगा कि एक कोड अगर एक बार उसने कंपाइल कर लिया और फिर से उस फीचर को फिर से चलाना है, मतलब फिर से आप कोई गेम खेल रहे, एक जगह पे गए, कुछ हुआ, आप फिर आगे बढ़ेंगे गेम में, आगे खेले, फिर वहां पे जाके वापिस फिर वहीं पे गए, तो वो देखेगा कि ये कोड तो मेरा ऑलरेडी कंपाइल हो चुका है, मेरा चल चुका है, ऑलरेडी मेरे पास है, तो फिर वही उसको मेमोरी पे वो लोड कर देगा। सेकंड टाइम वो कंपाइल नहीं करेगा। वो स्मार्ट है काफी, तरीके से वो टाइम भी बचाता है। दिस इज आवर जिट कंपाइलर। किस तरीके से काम करता है, सिमिलर लाइक प्री कंपाइल्ड, पर ये डायरेक्टली मशीन कोड में कन्वर्ट नहीं होती है। सोर्स फाइल से, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन। वो क्या करती है, आप हमारा सोर्स फाइल से पहले कंपाइलर क्या करता है, बाइट कोड में कन्वर्ट कर दिया, एक इंटरमीडिएट कोड में कन्वर्ट कर दिया। ये हमारा इंटरमीडिएट कोड बन गया। फिर इंटरमीडिएट कोड को अगर एग्जीक्यूट करना है, हमारा लोडर आ जाएगा यहाँ पे। लोडर क्या करेगा, पहले लाइन से रीड करना चालू करेगा। पहला लाइन क्या है, हमारा जो ये जो पर्टिकुलर जो लैंग्वेज जो ये है, मतलब जो इंटरमीडिएट कोड है उसके ऊपर में क्या है, उस लैंग्वेज का जो रन टाइम एनवायरनमेंट है डॉट नेट के में CLR या जावा में JVM, उसको वो सॉफ्टवेयर को चालू करेगा। वो सॉफ्टवेयर क्या करेगा, ये जो CLR चालू हो गया, CLR क्या करेगा, वो एक ऐसा रन टाइम एनवायरनमेंट बनाएगा और फिर वो जीट को भी इन्वोक करेगा जो जस्ट इन टाइम कंपाइलर है, और फिर जीट को इंस्ट्रक्शन देगा, अभी तुम जाके यहां से रीड करना चालू करो और जो बाइट कोड मेरा है उसको मशीन लेवल कोड में कन्वर्ट करो, मेमोरी पे लोड करो इंस्ट्रक्शंस को, और फिर सीपीयू को बोलते हैं कि इसको एग्जीक्यूट करो। दिस इज हाउ आवर जीट बेस्ड कंपाइलेशन वर्क। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज है, आई अंडरस्टैंड, लेकिन
मैं रिक्वेस्ट करूंगा इसको एक बार में अगर समझ में नहीं आया, बार बार इस वीडियो को देखिए। इट हैज बीन ए वीडियो, कितना 35 मिनट्स अभी हो गए, तो इसको बार बार देखिए, ये समझना काफी जरूरी है। जीट कंपाइलेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो काफी बाद में आया, मतलब सी जावा और सी शार्प तो ये बहुत बाद में आया कंपेयर टू सी शार्प। तो पहले वो फुल कंपाइलेशन होता था। इसको समझिए ठीक से, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, फुली कंप्लाइंट लैंग्वेज और जस्ट इन टाइम कंपाइलर किस तरीके से काम करते हैं। प्रोग्रामिंग के साथ ये सब चीज का डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। अगेन, ये जो बेसिक हम लोग देख रहे हैं, जब हम लोग प्रोग्रामिंग सीखेंगे शायद ही इसका जिक्र आएंगे आगे कि हाँ भाई इंस्ट्रक्शन सेट करना है, मेमोरी में कौन सी जगह पे लोड हो रहा है, क्या हो रहा है, शायद ही इसको आपको जरूरत होगा। बट इफ यू वांट टू बिकम ए गुड डेवलपर, वेरी गुड डेवलपर, बेसिक्स की से ही नॉलेज होना काफी जरूरी है, ताकि यू कैन राइट फुली ऑप्टिमाइज्ड कोड, रोबस्ट कोड। ये लिखने के लिए ये सारी बेसिक्स की जानना बहुत जरूरी है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे देखेंगे। आई डोंट हैव ए प्लान राइट नाउ, नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या दिखाऊंगा, क्या सिखाऊंगा आप लोगों के साथ, या क्या शेयर करूंगा। तो तब तक इसको समझिए एंड सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।